बीजेपी के जो नुमाइंदे वो कह रहे हैं कि 400 सीट आते ही देश का संविधान बदला जाएगा, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये 400 सीट नहीं जीत रहे हैं। 400 सीट की अगर मैं बात करूं, पिछले 2019 के चुनाव में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसमें 80 सीटों में से अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में तो 62 सीटें जीती गई हैं, दिल्ली की 7 सीटें जीती, हरियाणा की 10 सीटें जीती, राजस्थान में सारी जीती, गुजरात के अंदर सारी जीती, मध्य प्रदेश में सारी जीती, तब ये 303 सीटों पर आए हैं। अब ये 400 की बात करें तो ऐसे क्या पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से 400 सीटें आ पाएंगी? तो ये तो एक इनका जुमला है, जिस जुमले के लिए ये जाने जाते हैं। मंदिर बने हैं और जो अनाज दे रहे हैं फ्री 2028 तक, वो तो उसमें वोट तो मिलेगा, फ्री अनाज मिल रहा है उनको। देखिए, मैं एक सवाल आपके माध्यम से देश की जनता से करूँगा। जब पेट में भूख लगती है तो वहाँ आस्था काम नहीं आएगी आपको, और 5 किलो राशन में कोई परिवार नहीं चल पा रहा है। आपको देश की सरकार से रोजगार मांगना चाहिए, आपको देश की सरकार से महंगाई कम करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इन दो ही मुद्दों पर आपको वोट करना है। गारंटी चल रही है मोदी जी की? नहीं, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी भी जुमलेबाजी में है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने गारंटी कभी 2 करोड़ रोजगार की भी की थी। देश के अंदर तमाम रोजगारों को देने के नाम पर आज देखने की हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, किसी को भी आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। तो मोदी जी की गारंटी तो हवा हवाई है, मोदी जी की गारंटी कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी ने जितनी भी गारंटी दी है वो सभी फेल हुई हैं। मोदी जी ने एक गारंटी जसोदाबेन को भी दी थी, 7 फेरे लेते समय, वो तक भी उन्होंने छोड़ दी। तो ये तो हम लोग आम जनता, हम तो उनके कहीं सगे ना संबंधी है, हमारे लिए वो कहाँ से पूरी तरीके से खड़े उतर सकते हैं मोदी की गारंटी के रूप में। जो देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और यहाँ पर जो मजबूत हैं योगी जी, वो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है, राम राज्य आ गया है और अमृत काल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इनसे तो वोट मिलेगा बीजेपी को। देखिए, 2024 का चुनाव है। 2019 और 2024 में दोनों में एक बहुत बड़ा लकीर खींची गई है। 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा अटैक के नाम पर देश के 44 सैनिक जो शहीद हुए थे, उनकी शहादतों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। लेकिन आज उनके नाम पर कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की बात होंगी। लेकिन मैं कहता हूं, आस्था के नाम पर आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर हम किसी को देश अगर सौंप दें तो ये बहुत ही एक छलावा होगा। हमको ले आए वो। देखिए, मैं अयोध्या खुद गया था, जहाँ पर कभी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, जहाँ पर पहले कभी रामलल्ला के नाम पर एक मंदिर बना हुआ था, वहाँ राम मंदिर है ही नहीं। राम मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर बना हुआ है। तो गया ना, झगड़ा खत्म कर दिया मोदी जी। अरे तो इतने लाखों लोग वहाँ क्यों शहीद करा दिए गए मोदी जी ने? हजारों लोग मारे गए, इतने लोगों के घर तबाह हो गए, कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। अगर मंदिर कहीं दूसरी जगह बनाना था तो झगड़ा ही नहीं होना था। ये केवल एक राजनीति है, और राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है और वोट लेती रही है। अब देश का जो युवा है, देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, इनके जुमलों को समझ चुकी है। अब समझदारी के नाम पर वोट दिया जा रहा है, और देश के अंदर अगर वोट जा रहा है तो युवा को रोजगार चाहिए, और बहन बेटियों को घरों के अंदर जो काम करने वाली हैं उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए। केवल 2 ही विषयों पर वोट दिया जा रहा है, और 2 ही विषयों के ऊपर जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ है पहले चरण का। इसीलिए मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि देश की जनता इस समय जाग चुकी है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। आज यहाँ पर बहन जी की रैली है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, झंडे लगा दिए गए हैं। गाजियाबाद का रामला ग्राउंड है, कविनगर है, और यहाँ पे बड़ी संख्या में बसपाई लोग आ रहे हैं। हमारे साथ हैं विजेंद्र जी। सर, क्या लग रहा है, आज बहन जी की रैली है गाजियाबाद में, क्या कितना आप देख रहे हैं, कितनी भीड़ आएगी? सबसे पहले तो गाजियाबाद की धरती पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का स्वागत है, और साथ ही यहाँ पर पहुँच रहे तमाम बहुजन समाज के मेरे साथी भीमशेरनिया का भी गाजियाबाद की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में है, लेकिन ये संख्या आगे आगे बढ़नी है, क्योंकि बहन जी का आने का जो समय है वो 3 बजे का है। पूरे देश में देखा गया कि जहाँ भी बहन जी की रैली लगती है वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं उनको सुनने के लिए। करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, और बहुजन समाज की एकमात्र ऐसी नेता हैं जो उनकी नुमाइंदगी करती हैं। लोकसभा के चुनाव हैं, और गाजियाबाद से जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज से अपील करने आ रही हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में आने वाले 26 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर मतदान करें, और बहुजन समाज के जो प्रत्याशी हैं उनको लोकसभा भेजने का काम करें। लेकिन पहला चरण का जो मतदान हो गया है उसमें बिजनौर की, नगीना की और सहारनपुर की 3 सीटें प्रमुख रही हैं, वहाँ का कैसा रुझान देखा आपने, क्या लगता है? देखिए, जो देश भर में जो अभी 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का गोदी मीडिया भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी हुई है वो पूरी तरीके से हार रही है।
पहले चरण में नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ी हुई है और मैंने कई जगह देखा भी, जहाँ भी उनकी अब स्पीच, जहाँ वो भाषणबाजी दे रहे हैं, उनके चेहरे की हवा उड़ी हुई है। बहुजन समाज हमेशा इस देश के अंदर सशक्तिकरण के रूप में जाना गया है, बहुसंख्यक तादाद के लिए जाना गया है। बहुजन समाज जिस तरफ दिशा में पहुंचता है 100% उधर की दशा बदल देता है। तो अब 2024 के चुनाव में मैं मानता हूं बहुजन समाज जिस तरफ भी जाएगा सरकार उधर ही बनेगी। नरेंद्र मोदी जी वापसी नहीं कर रहे हैं। ये जो नगीना सीट है, ये हॉट सीट बताई जा रही है। वहाँ पर जो है एक दलित समुदाय से आने वाले चंद्रशेखर भी एंट्री कर गए हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मोटा वोट मिला है चंद्रशेखर को नगीना में। देखिए, बहुजन समाज के एक युवा साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और वो अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। जिसका झंडा नीला है वो बहुजन समाज का सिपाही है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बहुजन समाज की आवाज़ को, बहुजन समाज की पीड़ा को, बहुजन समाज के दर्द को सहन कर रहा है, दर्द को उसको सुन रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, वो मेरा भाई है। हाँ, नगीना में चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने सुना भी है कि वो मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और बाकी रिजल्ट 4 जून को देखा जाएगा, उसमें किस तरीके से उन्हें जीत मिलती है या पराजय मिलती है, वो तो वहाँ के जो मतदाता हैं वो उनके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बहुजन लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी को नुकसान पहुँचाया है नगीना में चंद्रशेखर ने चुनाव में उतर करके। देखिए, जहाँ 2 प्रत्याशी या 2 पार्टियाँ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हैं, हालांकि नगीना जो सीट है वो लोकसभा जो है वो सुरक्षित सीट है, वहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग ऐसे समाज से लड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ चंद्रशेखर भी उसी समाज से हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी से जो पूर्व सांसद जो रहे हैं जो वहाँ पर, वो भी गिरीश चंद्र जी, वो भी ऐसे समाज से, वह भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या सपा का हो, जो भी कैंडिडेट है वो समाज जो ऐसे समाज का ही है। तो ऐसी सीट होने के नाते से वहाँ देखो जीत समाज ने किसकी तरफ वहाँ रुझान ज़्यादा दिया है वो देखने लायक है। 4 जून को ये जो निर्णय है वो तभी सामने आएगा। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा है और भाई चंद्रशेखर ने वहाँ अपना चुनाव लड़ा है। लोग कह रहे हैं कि सहारनपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए चंद्रशेखर, जहाँ से वो आते हैं? देखिए, इसका जवाब तो वो चंद्रशेखर भाई दे पाएंगे या उनकी पार्टी के लोग दे पाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे चंद्रशेखर जी से एक सहानुभूति है, क्योंकि वो देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते हैं, उनका दर्द को समझते हैं। मैं केवल चंद्रशेखर की बात कर सकता हूँ, अन्यथा जहाँ पर वो सीट पर उनके पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी के ही साथ खड़ा हूँ। लेकिन उनको निशाना बनाया इस बार आकाश आनंद ने सभी भाषणों में। देखिए, आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, मायावती जी बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते एक नेता का फर्ज बनता है कि वो सामने वाले पर कटाक्ष करे, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों ना हो। खूब ऐसा देखा गया कि एक ही परिवार के 2 लोग अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे को पर निशाना बनाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है राजनीति में। तो ज़्यादा तेजी से चंद्रशेखर चल रहे हैं या फिर आकाश आनंद चल रहे हैं राजनीति में? देखिए, ये तो समाज के ऊपर समाज को डिसाइड करना है कि किसको आगे बढ़ना है, किसको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन हाँ, क्या लगता है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, अब तक की अगर मैं बात करूँ तो उस श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें चंद्रशेखर आगे हैं आकाश आनंद के मुकाबले। लेकिन जो उनका स्पीच, उसमें मैं बताऊँगा आगे क्यों है। देश के अंदर जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरीके का मुद्दा हो वहाँ चंद्रशेखर पहले पहुँचते, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। न्याय कितने को मिला है? न्याय, देखिए, न्याय लेना और न्याय देना, न्याय लेना समाज का काम है और न्याय देना सरकार का काम है। तो आज अगर हम न्याय मांग रहे हैं तो सत्ता से मांग रहे हैं। सत्ता जिसकी होगी वो डिपेंड करता है कि वो सत्ता हमें न्याय देना चाहती है या नहीं दे रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया, चाहे उसमें हाथरस का केस हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे आगरा का हो, बहुत जगह ऐसा देखा गया कि शायद न्याय आज तक कहीं मिला ही नहीं है। आरोप लगते हैं चंद्रशेखर पर कि इनको जो मनुवादी पार्टी है, मनुवादी लोग हैं, वो इनको पुशअप कर रहे हैं बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए, यहाँ मैं कहूँगा चंद्रशेखर भाई के लिए भी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी, दोनों को कहीं ना कहीं बड़ा दिल करके एक दूसरे के साथ आना चाहिए। क्योंकि समाज को अगर बिखराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज की कमी हो रही है, उसमें समाज का नुकसान है। तो दोनों को साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि देश का जो युवा है, आने वाले देश का जो भविष्य है, वो मजबूती से अपने इस देश की एक मजबूत नींव रख सके। तो दोनों को साथ आना चाहिए। मैं चाहता हूँ बहन जी को भी और भाई चंद्रशेखर को भी, दोनों को बड़ा दिल करके कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति समझौता करना चाहिए। आरोप लगते हैं कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए इनको लाया गया है राजनीति में। देखिए, देश के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ हैं। इसी श्रेणी में अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, प्रकाश राव अठावले भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी पार्टियां हैं, बसपा भी चुनाव लड़ रही है,
एएसपी भी चुनाव लड़ रही है। सत्ता में कोई नहीं आई बीएसपी के अलावा, कोई भी इनमें से? हाँ बिल्कुल, सत्ता में कोई नहीं आई है। बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे वो भाजपा के साथ हो, समझौता कर लेते, जिस वजह से समाज उनके साथ नहीं रखता है। आज भी बसपा के साथ में समाज है और उसी का फ़ायदा है कि आज जो रैली है यहाँ आप खुद इसकी कवरेज करेंगे और उस संख्या को भी दिखाएंगे देश को कि हाँ आज भी समाज जो है बड़ी संख्या में बहन जी के साथ है। लेकिन 2019 में 10 सीटें आई थी, इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी बहन जी की? देखिए ये तो अभी एक सवाल है। मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई भविष्य बता सकता हूँ। पार्टी के अनुसार जितने भी हमारे मैनिफेस्टो हैं जनता तक वो पहुँचे और वो वर्क है, जिम्मेदारी है पार्टी के नेताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की कि बहन जी की जो पॉलिसी है उसको जन जन तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं, बूथ कमेटी मजबूत हो, अधिक से अधिक लोग बूथ केंद्रों तक पहुँचे, मतदान करें। तो मैं मानता हूँ कि 10 से ज़्यादा सीटें अब की बार बहन जी जीत सकती हैं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो अब की बार टिकट दिए हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, और जो राजपूत समाज है वेस्ट उत्तर प्रदेश का वो बहन जी की तरफ इस बार आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल रहा है, बागपत भी शामिल रहा है और वहाँ राजपूत समाज ने बहुत बड़ी बड़ी रैली करने के बाद में उन्होंने एक अपील की है, समाज से अपील की है, पूरे के पूरे अपने समुदाय से अपील की है कि अब की बार हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, भाजपा को वोट नहीं देना।